Dear learner, welcome back to the Samad Academy. So, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि आप जो भी रिटर्न फाइल प्रिपेयर करते हो, whether it is GSTR1, GSTR3B या फिर आप अगर कॉम्पोजिट डीलर हो तो उस केस में आपके जो टर्नओवर के बैकअप फाइल होते हैं वो जो भी प्रिपेयर करते हो, इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो दैट कि आपका डेटा ऑडिट में जाएगा. ऑडिट इन द सेंस वो स्टैट्यूटरी ऑडिट भी हो सकता है जो कि आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स ऑडिटर ऑडिट करेंगे, और सिमिलर वे से आपका जीएसटी ऑडिट में भी डेटा जाता है. सो दोनों तरह से डेटा आपको वहां पे क्या करना होता है, आपने जो भी जीएसटी रिटर्न फाइलिंग की है, जो भी आपने डेटा अपलोड किया है पोर्टल में, उसका एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तो आपको प्रिपेयर करना होता है. तो जैसे कि हम बहुत सारे लोगों को डेटा प्रिपेयर करने के लिए ऑप्शन देते हैं, तो जो भी हमारे कांटेक्ट में है वो लोग डेफिनेटली ये बैकअप के तौर पे डेटा प्रिपेयर करते हैं फॉर द ऑडिट पर्पस. तो ये सैंपल फाइल मैंने एक्सेल के तौर पे यहाँ पे बनाई है, जहाँ पे बेसिकली 3 रिपोर्ट आपसे मांगा जाता है, जहाँ पर आपके स्टैट्यूटरी ऑडिटर, जहाँ पर आपके जीएसटी ऑडिटर आपसे ये 3 रिपोर्ट तो डेफिनेटली रिकॉर्ड मांगेंगे. तो ये 3 रिपोर्ट क्या क्या है, हम एक एक करके रिपोर्ट को समझते हैं. मैंने यहाँ पे डेटा जो है अमाउंट वो डिफॉल्ट तौर पे एक डमी फिगर एंटर कर रखा है. डेफिनेटली आप एक्चुअल डेटा ही यहाँ पे एंटर करोगे. तो सबसे पहले आपसे जो आपके स्टैट्यूटरी ऑडिटर होंगे या फिर आपके जीएसटी ऑडिटर होंगे, वो ये कंफर्म करना चाहेंगे कि आपका GSTR1 दैट इज मैचिंग विद GSTR3B. तो आपने GSTR1 में जो भी डेटा फाइल किया है और GSTR3B में जो डेटा फाइल किया है, क्या ये मैच हो रहा है? ऐसा हो सकता है कि मैच 100% ना हो. XYZ रीजन हो सकते हैं कि आपने जो डेटा रिटर्न फाइलिंग किया GSTR1 में, वो 3B में कभी कभी आपसे मिस हो जाता है. ऐसा मेरे साथ भी हुआ है. अच्छा, जैसे कि क्या हुआ कि हम यहाँ पे एक क्लाइंट का रिटर्न फाइल कर रहे थे GSTR1, मैंने फाइल कर दिया और अपनी आदत के अनुसार मैंने बैकअप डेटा अपने पास रखा. एंड लेटर ऑन क्लाइंट के एंड से बाय मिस्टेक जो सेल्स की एंट्री है वो डिलीट हो गई. तो अब हमने जब GSTR3B फाइल किया, जब GSTR3B प्रिपेयर किया, तो उस टाइम पे ये आइडेंटिफाई हुआ कि ये सेल्स फिगर तो मैंने सेल्स GSTR1 में 1 लाख रुपए का दिखाया था, तो यहाँ पे 90,000 रुपए का 3B में फिगर क्यों आ रहा है? तो जब मैंने GSTR1 का बैकअप ऑन किया तो मुझे आइडेंटिफाई हुआ ये सेल्स की एंट्री मिसिंग है. तो ये सेल्स की एंट्री मिसिंग इन द सेंस डिलीट हो गई थी. डिलीट कैसे हुई थी? परमानेंट डिलीट नहीं हुई थी, बल्कि वो एंट्री ऑप्शनल में चली गई थी. यूजर से ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक्स हो जाते हैं. तो ऐसे केसेस में हमने उस डेटा को रिट्राइव किया और उस डेटा को GSTR3B प्रॉपर फाइल किया. तो ये तो बात हो गई कि मैंने अपने पास बैकअप रखा था. अगर ये केस अगर आपके साथ होता है और आपको आइडेंटिफाई नहीं होता है, तो डेफिनेटली आपको मिसमैच तो आने ही आने हैं. तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी आप GSTR1 फाइल करो उसका बैकअप रखो, और जब GSTR3B प्रिपेयर करो तो मेक श्योर कि 3B प्रिपेयर करने के टाइम पे जो टैक्स लायबिलिटी आ रही है, जो सेल्स फिगर आ रहा है, वो मैच करो कि वही फिगर आपने GSTR1 में एंटर किया था कि नहीं. अगर वही है तो डू नॉट वरी, आप आराम से डेटा फाइल कर सकते हो. इससे क्या हो जाएगा, जो आप ईयर एंड में रिकंसिलिएशन बनाते हो, तो रिकंसिलिएशन में अगर कोई डिफरेंसेस निकलता है तो वो डिफरेंसेस ट्रैक करने में आसानी होगी. कल को अगर ऑडिट के टाइम पे डिफरेंसेस आ गया, बड़ा अमाउंट आ गया, तो आप एक एक एंट्री ढूंढते नहीं बैठ सकते हो. अगर आपने हर महीने एज अ प्रोसेस के तौर पे ही ये इंप्लीमेंट कर लिया कि यस मेरा GSTR1 लायबिलिटी GSTR3B की लायबिलिटी से मैच है, ओके आई एम रेडी विद फाइलिंग, सो आप GSTR1 GSTR3B को रिकंसाइल करते हो. आप ये मंथली स्टेटमेंट बना सकते हो कि मैंने GSTR1 में टोटल मेरा टैक्सेबल सेल्स कितना है, मेरा एक्सपोर्ट सेल्स कितना है, अगर है तो ये दोनों का टोटल सेल्स मैंने GSTR1 में कितना दिखाया. आप एक्सपोर्ट सेल्स, जीरो रेटेड सेल्स या फिर नील रेटेड सेल भी यहाँ पे कॉलम के तौर पे ऐड कर सकते हो. तो ये दोनों को मेरा टोटल होता है 151. तो ये अभी हम GSTR1 GSTR3B की कंपैरिजन कर रहे हैं. याद रखना, GSTR1 GSTR3B की कंपैरिजन कर रहे हैं. तो ये मेरा टैक्सेबल सेल्स, टोटल सेल्स हो गया मेरा ये फिगर. ये मेरा टोटल सेल्स है, मैं इसको एज अ टोटल सेल्स को हाईलाइट करता हूं. GSTR3B में आपने ये टोटल सेल्स दिखाया है, ये आपका GSTR3B का टोटल सेल्स है, जिसमें GSTR1 में आपने फिगर दिया है दैट इज टैक्सेबल 3B में दिया 1 लाख, और यहाँ पे एक्सपोर्ट. अब यहाँ पे साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये फिगर मैच नहीं कर रहा है.
एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिया कि अप्रैल में जीएसटीआर 1 में मैंने 1,01,000 एंटर किया और 3B में एंटर करते वक्त मैंने 1 लाख का ही एंटर किया, तो इससे मेरा डिफरेंस कितने का आ गया, यहाँ पे देखो डिफरेंस का टैब बना के रखा है हमने। डिफरेंस कितने का आ गया हमारा, डिफरेंस आ गया हमारा 1000 का। तो कहने का मतलब कि ये जो 1000 का डिफरेंस आया ये क्यों आया है, ये डिफरेंसेस क्यों आया, आना नहीं चाहिए था। इसका मतलब कि क्या ये जो 1000 रुपए की टैक्स लायबिलिटी हमने गवर्नमेंट को पे की, नहीं पे की होगी, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज यहाँ पे डिफरेंस आ गया टोटल सेल्स का। तो ये टोटल सेल्स आपका जीएसटी ऑडिट में, जीएसटी जो स्टैट्यूटरी ऑडिट में ये ट्रैक होगा और यहाँ पे आपकी लायबिलिटी डिराइव होगी कि आपने 1 लाख पे टैक्स नहीं पे किया है, इवन दो आपने पोर्टल पे डिक्लेयर किया है, बिकॉज जीएसटीआर 1 में डिक्लेयर किया आपने, लेकिन 3B के फाइलिंग करते वक्त वो आपने अमाउंट इंक्लूड नहीं किया। अमाउंट इंक्लूड नहीं किया तो इससे क्या हो गया, ऑब्वियस सी बात है आपका 1 लाख रुपए का या तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी तीनों में से किसी में डेफिनेटली आपने फिगर जो है वो टैक्स कम पे किया। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहीं पे देख लो, आपने जो सीजीएसटी में टैक्स पे किया, सीजीएस दैट इज जीएसटीआर 1 में कितना है 9090 और आपने 3B में कितना दिखाया 9000, डिफरेंस आ गया 90 रुपीज का, दैट इज 9090। तो ओवरऑल आपका डिफरेंस यानी कि 1000 रुपए का टैक्स लायबिलिटी आपने 3B में नहीं दिखाई है। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये क्या हो रहा है कि आपने एग्जांपल के तौर पे देखो, यहाँ पे सितंबर महीने में जीएसटीआर 1 आपने दिखाया टैक्सेबल 235 और यहाँ पे आपने जीएसटीआर 3B में दिखाया 225, 10,000 का डिफरेंस, आपने 10,000 रुपए का वैल्यू यहाँ पे ऐड नहीं किया और आपको वो नेक्स्ट मंथ आइडेंटिफाई हो जाता है कि हमसे मिस्टेक हो गई, हमने ऐड नहीं किया, तो आप नेक्स्ट मंथ में वो अमाउंट फिगर यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ये क्या होता है, सब्सिक्वेंटली क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाता है। तो सब्सिक्वेंटली एडजस्ट हो जाएगा फाइन, बट यहाँ पे अभी भी सब्सिक्वेंटली 1000 रुपए जो एडजस्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये अमाउंट हमने 3B में डिक्लेयर नहीं की। So this is our responsibility to reconcile our GSTR book versus GSTR 3B। ये जो फॉर्मेट है, एक्सेल फॉर्मेट है, ये डेफिनेटली मैं आपको शेयर कर दूंगा। इफ इट इज ओके विथ यू, आप इसको यूज कर सकते हो, या फिर आप अपना खुद का भी डिजाइन करना चाहते हो, बिकॉज यू आर एक्सपर्ट, यू आर परफेक्ट पर्सन ऑफ योर कंपनी, जो आप बेहतर तरीके से डिजाइन कर सकते हो अपनी रिपोर्ट। ये मैंने एज अ कॉमन बेस पे एक क्लाइंट के डेटा को मैंने एज अ रिप्रेजेंट के तौर पर यहाँ पे दे दिया है कि ये प्रिपेयर कैसे कर सकते हो। तो ये तो हो गया जीएसटीआर 1 वर्सेस जीएसटीआर 3B। नेक्स्ट मूव करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जीएसटी सेल्स रिकंसिलेशन। जीएसटी सेल्स रिकंसिलेशन यानी कि आपने सेल्स फिगर जो है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट, दैट इज टैली, प्राइम टैली, ERP9, जोहो या फिर आप XYZ जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो, उस बुक्स ऑफ अकाउंट में आपका सेल्स फिगर आपके जीएसटीआर 3B के सेल्स फिगर के साथ मैच होना चाहिए, जो कि 110% मैच नहीं होता है। अब आप कहोगे कि मेरे अगर बुक्स ऑफ अकाउंट में 5 लाख रुपए का, यानी कि अगर मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में टोटल सेल्स है 32,90,000 का, तो मेरे दैट इज 3B में तो मेरा 32,90,000 का तो है, यहाँ पे तो होना चाहिए, दैट इज एब्सोल्युटली राइट, होना ही चाहिए। लेकिन ये कभी कभी मैच नहीं करता है। क्यों मैच नहीं करेगा, यहाँ पे मैंने जस्ट सिंपल डेटा को एक्सप्लेन कर दिया है। आप ये सेल्स फिगर देखो, ये सेल्स फिगर है, मैं आपको ये सेल्स फिगर दिखा रहा हूँ, ये सेल्स फिगर देख लो। अब इस केसेस में क्या होता है कि यहाँ पे मैंने ये आपका जो बुक्स में होता है टैक्सेबल सेल्स होगा तो ऑब्वियस बात है जीएसटीआर 3B में फाइल क्या रहेगा, आपने जीरो रेटेड होगा, आपने बिल्कुल फाइल क्या रहेगा। लेकिन ऐसे कुछ सेल्स की एडजस्टमेंट एंट्रीज होगी जो 3B रिटर्न में नहीं जाते हैं। अभी यही पे मान लो एग्जाम्पल आपने 25 रुपए का मैं अमाउंट दिखाता हूँ, अब देख लो यहाँ पे आपका टोटल सेल्स कितना हो गया 3290, जबकि आपका बुक्स अकाउंट कहता है कि 3315 का आपका सेल्स है। प्रॉफिट एंड लॉस में जाके अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस में सेल्स देखोगे तो 3315 दिखेगा और 3B का अगर आप टोटल करोगे 3290, डिफरेंस आ गया आपका, डिफरेंस कितने का आ गया आपका 25 रुपए का डिफरेंस आ गया। तो ये देखो, ये तो चीजें तो ऑब्वियस सी बात है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट को ये टैली से तो मैच करनी ही चाहिए। ये जो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट का फिगर है ये आपके 3B के फिगर से तो मैच होनी ही चाहिए। तो यहाँ पे सेल्स एडजस्टमेंट क्या होता है, ये होता है जैसे कि क्या होता है कि आपके यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डिंग करने के लिए डेफर्ड रेवेन्यू, अनबिल्ड रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू, अनबिल्ड रेवेन्यू, ये जो रेवेन्यू एडजस्टमेंट होता है उस एडजस्टमेंट की एंट्री यहाँ पे आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो। लेकिन ये जो डेफर्ड रेवेन्यू, अनबिल्ड रेवेन्यू जो ये सारे के सारे जो एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री मारते हो आप, इसका 3B में तो रिपोर्टिंग नहीं दिखाते हो आप।
अभी जैसे एग्जांपल मान लो मार्च में हो गया, आपने क्या किया, 25,000 रुपए का क्या दिखा दिया, ये मेरा अनबिल्ड रेवेन्यू है जिसका अभी तक मैंने बिलिंग नहीं की है। ऑब्वियस सी बात है, बिलिंग नहीं की है तो आपने एज अ प्रोविजन बुक क्लोजर के तौर पे क्या किया, 25,000 रुपीज अपने बुक्स में ऐड कर लिया। लेकिन अभी तक बुक नहीं हुआ है, सिर्फ आपने जेवे रिकॉर्ड की है, तो इसे सेल्स पे हिट तो हो गया, लेकिन 3B में गया फिगर, वो नहीं गया। ऑब्वियस सी बात है, ये फिगर 3B में नहीं गया, तो इसलिए अपना ये जो है अनबिल्ड रेवेन्यू का डिफरेंसेस आएगा, जो कि आपको ट्रैक रखना पड़ेगा कि ये मेरा अनबिल्ड के रेवेन्यू की वजह से मेरा 3B के सेल्स फिगर के साथ मैच नहीं हो रहा है। सो आई होप यू आर क्लियर विद दैट कि ये टैक्सेबल फिगर तो ऑब्वियस बात है 3B के साथ मैच होना ही चाहिए। अगर मैच नहीं हो रहा है तो अकॉर्डिंगली, मतलब अगर एक्सेस है या फिर शॉर्ट है, अपने को उस अकॉर्डिंगली परफॉर्म करना होगा और सब्सिक्वेंट रिटर्न में उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर हमने कोई भी फिगर मिस कर दिया है जो डिक्लेयर नहीं किया, तो हम आने वाले दैट इज, अगर मान लो ये डेटा 19-20 का है तो 20 दैट इज अब सितंबर 2020 तक हम उसको अमेंड कर सकते हैं, यानी कि उसको एडजस्ट कर सकते हैं सब्सिक्वेंट रिटर्न में। सिमिलरली आपको जीएसटी लायबिलिटी को भी रिकंसाइल करना, बुक्स में आपकी लायबिलिटी कितनी है, आपके 3B में लायबिलिटी उतनी ही होनी चाहिए। ये जो आपके सेल्स एडजस्टमेंट है सब्सिक्वेंटली एडजस्ट हो जाते हैं, बिकॉज अनबिल्ड रेवेन्यू को आप एडजस्ट करोगे, रिवर्स करोगे, एडजस्ट करोगे, तो एडजस्ट होने चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उसका एडजस्टमेंट जो होता है वो आगे 2 या 3 महीने बाद होता है, सब्सिक्वेंटली नेक्स्ट ईयर होता है, तो एडजस्ट नहीं होते। तो ये आपका टैक्स, जो आपके टैक्स फिगर है एज पर बुक, ये आपके टैक्स फिगर है GSTR 3B, ये डेफिनेटली ये मैच होने ही चाहिए। अगर मैच नहीं हो रहे हैं तो देयर इज अ प्रॉब्लम, तो डिफरेंसेस यहाँ पे देखो, अगर डिफरेंसेस की बात करूँ तो सब्सिक्वेंटली आके एडजस्ट हो गया, फाइन। अगर सब्सिक्वेंटली एडजस्ट हो रहा फाइन, अगर लेकिन डिफरेंसेस में कुछ फिगर आ रहा है यहाँ पे तो प्रॉब्लमेटिक है। अगर एक्सेस है या फिर शॉर्ट है तो आपको सब्सिक्वेंट रिटर्न में उसको एडजस्ट करना बनता है। सो ये तो हो गया GSTR 1, GSTR 3B, GST सेल्स रिकंसिलिएशन भी हो गया। अब आती है बात नेट लायबिलिटी की वर्किंग। यहाँ पे आपको नेट लायबिलिटी दिखाना पड़ता है। यहाँ पे क्या है, ये है आपका आउटपुट टैक्स कितना भरा आपने, दैट इज एज पर GSTR 3B की बात कर रहा हूँ। ये आपका आउटपुट टैक्स है, IGST, CGST, SGST अदर देन RCM। टोटल आपका टैक्स इतना बनता है। ये है आपका इनपुट टैक्स इंक्लूडिंग RCM। तो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, आप इसको फॉर्मेट में चाहो तो यहाँ पे RCM भी ऐड कर सकते हो, अदर देन RCM मैंने लिखा है, आप चाहो तो यहाँ पे RCM ऐड भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे RCM नहीं है तो बहुत सिंपल है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, फिर आ जाता है आपका यहाँ पे क्या, नेट लायबिलिटी। तो IGST आउटपुट माइनस IGST इनपुट इज इक्वल टू नेट लायबिलिटी। तो यहाँ पे देखो, ये जो फिगर अगर सारे के सारे लायबिलिटी पॉजिटिव में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहां पे फिगर निगेटिव में चला गया, यानी कि IGST का बैलेंस आपके पास 1,000 रुपीज का बच गया है, तो ये ITC आप यूज कर सकते हो CGST के अगेंस्ट में। तो ये आपने वर्किंग देख ली है कैसे यूज होता है, कैसे एडजस्ट होता है। तो अल्टीमेटली आपकी लायबिलिटी इतनी बन गई 403,175। अब इस लायबिलिटी में क्या करोगे आप, RCM की जो लायबिलिटी रहेगी वो ऐड होगी। तो ये जो लायबिलिटी नॉर्मल लायबिलिटी है, इस नॉर्मल लायबिलिटी में आपको RCM की लायबिलिटी क्या करनी पड़ेगी, ऐड। तो आपका ग्रॉस पेबल बन जाता है, यहाँ पे टोटल ग्रॉस पेबल हो गया आपका, दैट इज ग्रॉस पेबल में क्या किया, नॉर्मल लायबिलिटी प्लस IGST की RCM लायबिलिटी, ग्रॉस पेबल। तो आपका टोटल टैक्स पेबल बनता है 4,13,000। तो अब क्या ये अमाउंट आपने पे किया है, आपको चालान सारे के सारे डाउनलोड करने होंगे, चालान से अमाउंट निकालना होगा कि क्या हमने ये टैक्स पे किया। अगर पे किया है तो फाइन, तो यहाँ पे डिफरेंसेस क्या आनी चाहिए, 0। अगर नहीं पे किया है, कुछ एडजस्टमेंट हुआ है, तो यहाँ पे डिफरेंसेस 0 नहीं बल्कि यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस आ रहे। इसका मतलब क्या हमने एक्सेस पे किया या फिर शॉर्ट पे किया, कहीं पे हमने कुछ एडजस्टमेंट गलत की है, वो चीजें आपको वेरीफाई करना होगा। टैक्स पे करने के साथ साथ आपको यहाँ पे चालान का नंबर भी डालना होगा, चालान नंबर एंड चालान डेट, कि इसका चालान नंबर चालान डेट क्या था। और यहाँ पे आप इसको एज अ ड्यू डेट भी आपका क्या था इसका, जैसे कि अब एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे कॉलम ऐड करता हूँ कि इसका ड्यू डेट क्या था, इसका ड्यू डेट क्या हो सकता है, इसका हम लोग ने फाइल डेट क्या है, और हमने ओवरड्यू कितना किया, सो दैट इससे आपका जो है इंटरेस्ट की लायबिलिटी जनरेट हो जाएगी। कि ओवरड्यू यहाँ पे लिखता हूं मैं, ओवरड्यू मान लो अप्रैल का ड्यू डेट है 20 मई 2020, 20 मई 2020 फॉर्मेट, यहाँ पे मैं देता हूं इसको शॉर्ट डेट फॉर्मेट, 20 मई 2020, और आपने फाइल किया है 20 मई 2020 को। इसका भी फॉर्मेट चेंज करते हैं। तो यानी कि अब आपका ओवरड्यू कितना हो गया, आपका ओवरड्यू हो जाता है 2 दिन से, कि आपने 2 दिन के बाद। तो ये जो आपकी लायबिलिटी बनती है कि ग्रॉस पेबल, जो ये आपकी लायबिलिटी है,
आपने टैक्स तो भरा रहेगा, ऑब्वियस बात, तो हो सकता है इंटरेस्ट के साथ पे किया रहेगा, इंटरेस्ट के साथ नहीं पे किया, लेकिन मुझे मालूम है 99% लोग विदाउट इंटरेस्ट अपना रिटर्न फाइलिंग करते हैं, इंटरेस्ट पे ही नहीं करते हैं। 2 दिन भले ही लेट पे करेंगे तो क्या हुआ, लेकिन कोई भी इंटरेस्ट का अमाउंट वो पे नहीं करते हैं। तो ऐसे केसेस में आपकी जो टोटल ये लायबिलिटी दिखा रही है, ये टोटल लायबिलिटी जो ग्रॉस पेबल बन रहा है, इस ग्रॉस पेबल पे आपको 2 दिन का ये क्या निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। और ये इंटरेस्ट का प्रोविजन रिकॉर्ड होगा, दैट इज स्टैट्यूटरी ऑडिट केस में बनेगा इंटरेस्ट पेबल अकाउंट, यानी इसका प्रोविजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि हमने इतने दिन से रिटर्न फाइलिंग लेट की थी, इसलिए हमारा इतने टैक्स अमाउंट पे इतना इंटरेस्ट तो बनता है। ये उसी तरह से आपका पेबल हो गया। और जो इंटरेस्ट बनेगा ऑब्वियस बात आपको पे करना है, दैट इज DRC 03 चालान में पे करना है। और DRC 03 चालान कैसे पे करते हैं, ये चीज हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो ये 3 मेजर रिपोर्ट है जो आपको एज प्रिपेयर करना ही पड़ता है ड्यूरिंग ऑडिट प्रोसेस। इसके अलावा भी बहुत सारे रिपोर्ट्स ऐसे हैं जो कि आप प्रिपेयर कर सकते हो फॉर योर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के तौर पे। वो फॉर्मेट क्या है, कैसे है, अगर लगता है अगर आप लोगों को की रिक्वायर्ड है तो डेफिनेटली मैं वो फॉर्मेट फाइल भी शेयर कर सकता हूँ। सो दिस आर द मेन फॉर्मेट फाइल दैट हम लोग जो फॉलो करते हैं बेसिक तौर पे लोगों को। सी यहाँ पे जो ग्रॉस पेबल आ रहा है, प्लीज मेक श्योर कि ये पेबल जो है नेगेटिव फिगर को एडजस्ट करने के बाद ही है, सो दैट आपका एक्चुअल टैक्स फिगर यहाँ पे मालूम होना चाहिए और आपने कितना पे किया और डिफरेंसेस उसके हिसाब से आपका 0 होना चाहिए। अगर कुछ भी शॉर्ट आता तो डेफिनेटली आपको पे करना पड़ेगा। सो आई होप सो यू आर क्लियर विद दैट कि आपको दैट इज रिटर्न फाइलिंग करना तो एक प्रोसेस है, लेकिन उसका बैकअप, उसका ट्रैकर, उसका डेटा कंपैरिजन, उसका रिकंसिलेशन भी आपके लिए बनाना इंपॉर्टेंट है। बिलीव मी, अगर आपकी एक कंपनी है फाइन, इट इज ओके, बट अगर आपके पास मल्टीपल स्टेट के ब्रांचेस है तो इसका रिकंसिलेशन बनाना बहुत टफ टास्क है। जब ये ऑडिट के टाइम आप बनाने बैठोगे तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक है, बिकॉज बीइंग अ टैली एक्सपर्ट, मैं अगर बताऊं मैं टैली से ड्रॉ करने बैठता हूं तो मुझे खुद टाइम लग जाता है, बिकॉज मेरे क्लाइंट्स का डेटा या फिर बनाने बैठता हूं मैं तो मुझे खुद टाइम निकल जाता है, बहुत टाइम लगता है। टैली में डेटा अवेलेबल है, सब कुछ है, लेकिन इसको मुझे प्रॉपर तरीके से रिकंसाइल करना, फिर रीजन आइडेंटिफाई करना बहुत टाइम लगता है। सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप ये मंथली तौर पे ही आप इसका ट्रैकर बना के रखो अपने पास, और डेफिनेटली अगर ये ट्रैकर बना के रखोगे तो ऑडिट में ये बहुत काम आने वाला है, बहुत हेल्पफुल होता है, जहां से आप इसको इजी वे से एक्सट्रैक्ट करके सबमिट कर सकते हो। सो आई होप यू आर क्लियर विद ऑल द रिकंसिलेशन थिंग। सो अब हमारा होता है यहाँ पे जाके पूरा का पूरा ये GST प्रैक्टिकल अप्रोच मैनेजमेंट जो है ये कोर्स कंप्लीट। नाउ वी विल मूव टू MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटेंड करेंगे, एंड आई होप आपने बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीखी, समझी और प्रैक्टिकल वे में उसको इम्प्लीमेंट करोगे। इन फर्दर अगर आपको कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है इन फ्यूचर, अगर ऐसा लगता है कुछ भी क्वेरीज आती है तो डेफिनेटली आई एम अवेलेबल। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको साथ साथ में क्लोज करने से पहले बताना चाहूंगा कि GST के जो अभी रूल्स एंड रेगुलेशन है करंट में, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने बताया आपको। आगे चल के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो सकते हैं, बट डू नॉट वरी, अगर ऐसा कुछ अपडेट आता है तो हम लोग डेफिनेटली आपको अपडेट करेंगे। आप बिकॉज ये समझ के चलो कि डेफिनेटली GST टाइम टाइम के हिसाब से चेंज होते रहेगा, बट जो उसके कोर फील्ड है, जो उसके कॉन्सेप्ट वो तो वही रहने वाले हैं। थोड़ी बहुत तो चेंजेस तो डेफिनेटली, संसार जो परिवर्तन वो संसार का तो नियम है, तो डेफिनेटली चीजें चेंज होती रहेंगी। सो मिलते हैं किसी अदर वीडियो में, अदर किसी कोर्स में। आप हमें हमारा जो ग्रुप है, सोशल मीडिया ग्रुप है, वहाँ पे ज्वाइन कर लो फॉर एनी फर्दर फ्यूचर अपडेट। हमारे पास बहुत सारे कोर्सेस, हमारे पास बहुत सारी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी शेयर कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो वहाँ पे। डेफिनेटली हम बहुत सारे अपडेट्स लाते रहेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू।